जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लक्ष्मीकांत किताब कवर कर रहे हैं और ये वीडियो में हम जो सेकंड पार्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन का, जो कि लक्ष्मीकांत किताब का 14 चैप्टर है, उसका सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी कॉल आउट्स मैंने इस वीडियो में इस्तेमाल किए हैं वो सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नाराज़गी, कोई लेना देना है नहीं। तो आप सिर्फ वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस थे, जैसे कि टेरिटरियल एक्सटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये सारा कवर कर लिया था। अब अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट जाकर देखिए। तो इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो है वो कवर करेंगे, जो कि आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक डील करता है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो थर्ड पार्ट रहेगा वो जितने भी टैक्सेशन सिस्टम है, मतलब फाइनेंशियल रिलेशन जितना भी है, उसमें टैक्सेस आते हैं, अलग अलग टाइप के जो टैक्सेस आते हैं, वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि जैसे आपको सारे वीडियोस, आपको जैसे वीडियो देखकर ही जितने भी चीज़ें हैं वो याद हो जाती है। तो जो टैक्सेस है, जैसे सेंटर अलॉट करता है, स्टेट कलेक्ट करके रखता है, सेंटर जो है वो इम्पोज करता है, स्टेट कलेक्ट करके रखता है, तो ऐसी काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं उसमें। तो वो सारी मैं कोशिश करूँगा एग्जाम्पल के थ्रू आपको उसी वीडियो में सारी की सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाए। तो इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखने वाले हैं, जो कि आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक हम डील करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जीक्यूटिव पावर का, वो किस तरीके से होगा। तो हमें पता है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो तीन ही टाइप में रहता है। एक तो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर पूरा जो यूनियन है उसका अधिकार होता है, स्टेट लिस्ट पर पूरा स्टेट का अधिकार होता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों का अधिकार होता है। बराबर है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। तो इसलिए यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अब होल ऑफ इंडिया किसका रहेगा, तो यूनियन लिस्ट का। क्योंकि यूनियन ऑफ लिस्ट जो है ये पूरे, हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि जो मोदी जी है वो एक तो महाराष्ट्र स्टेट के, वहाँ भी एक स्टेट में भी कोई लॉ ला सकते हैं, या फिर पूरे इंडिया के लिए भी कोई लॉ ला सकते हैं। तो इस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन जो है पावर की, जो यूनियन लिस्ट है वो पूरे के पूरे इंडिया पर उसका जो रूल है वो ला सकते हैं। और इसी के साथ साथ यूनियन लिस्ट है उस पर पूरा दबदबा किसका रहेगा, तो यूनियन का ही रहेगा। बराबर है। या फिर जो भी ट्रीटी वगैरह साइन होती है उसमें भी किसका रहेगा, तो यूनियन का ही रहेगा। यूनियन का उसमें दबदबा रहेगा कि अगर कोई भी ट्रीटी, किसी और कंट्री के साथ कोई ट्रीटी साइन करते हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट करने का काम पड़ता है किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी जगह पर इंडिया में, तो उसके लिए भी जो यूनियन है उसका ही इस चीज़ में दबदबा रहने वाला है। और जो कि स्टेट लिस्ट रहेगी उसमें पूरा जो स्टेट है उसका दबदबा रहेगा। अब योगी जी जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए जो भी रूल लाना चाहे वो ला सकते हैं, जो स्टेट लिस्ट में हो। बराबर है। अब वो जो स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें रहेगी, जो सब्जेक्ट है, अगर उस पर लॉ लाते हैं तो वो बाकी उत्तर प्रदेश के बाहर वो लागू नहीं होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है। अब इसमें ऑब्लिगेशंस क्या है ऑफ स्टेट एंड सेंटर। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर दिए हैं ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन सच अ वे। अब जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की, यहाँ पर हम किसके रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो स्टेट के रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था यूनियन जो है उन पर किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूनियन लिस्ट में जो कुछ दिया है उस पर यूनियन ही लॉज बनाएगी। लेकिन जो स्टेट लिस्ट है, कुछ स्पेशल केसेस हमने देखी थी जिस पर जो यूनियन है वो भी स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए हैं उस पर भी लॉ बना सकती है। बराबर है। अब वो फिर से मैं यहाँ पर दोहराऊंगा नहीं, अगर आपको देखना है तो आप लास्ट जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट है इसका, वो आप जाकर देख सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शन प्लेस किए हैं यहाँ पर ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर पर, इन सच अ वे as to ensure compliance with the laws made by the parliament and any existing law which applies in the state। मतलब यहाँ पर कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाइज इन द स्टेट, मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ है, अब वो लॉ के कंप्लायंस में यहाँ पर जो स्टेट है उसे काम करना पड़ेगा। वो लॉ को स्टेट जो है वो हानि नहीं पहुँचा सकती है।
अब हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लेते हैं। तो सपोज मोदी जी ने ऐसा बोला है कि महाराष्ट्र में जो भी जितनी भी नदियां हैं उसका पानी सिर्फ मैं ही पीऊँगा, मतलब मोदी जी ही पिएंगे उसका पानी, जितनी भी नदियां हैं। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र उस पर डैम बनाकर खुद, अगर फडणवीस साहब जो है चीफ मिनिस्टर, अगर वो वहाँ पर पानी पीने चाहे तो वो नहीं पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट ने ऑलरेडी लॉ बनाया कि सिर्फ मोदी जी ही उससे पानी पी सकते हैं। बराबर है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो मोदी जी ही पानी पी सकते हैं, तो यहाँ पर जो स्टेट है वो जो लॉ बनाया हुआ है पार्लियामेंट ने उसको हानि नहीं पहुँचा सकता है, उसके क्रॉस नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ पर मोदी जी जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट टू इम्पेड और प्रीजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हार्म पहुंचाना चाहेंगे एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी सेंटर ने लॉ बनाया है उसमें स्टेट जो है वो हार्म नहीं पहुंचा सकती है उन्होंने जो लॉ बनाया है उसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी लॉ बनाएंगे वो जो पार्लियामेंट है उसके लॉ से संपर्क में रहना चाहिए। मतलब जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए जो भी स्टेट लॉज बनाएगा वो। ठीक है, उसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज आ सकती है या कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात आ सकती है। मध्य प्रदेश में अगर यूनियन ने लॉ बनाया है कि इतना जो फॉरेस्ट है वो कभी कट नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश मतलब चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के, वो ऐसा लॉ नहीं ला सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है वो कट करके वहाँ पर रिहेबिलिटेशन करो। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जो स्टेट है वो बोलता है नहीं नहीं हम ऐसा ही करेंगे, सेंटर बोलता है नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा। तो ये जो यस नो यस नो यस नो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर पैदा हो जाता है, तो इसमें अगर स्टेट ने क्रॉस गए सेंटर के, इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द सेंटर देन द प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर अप्लाई होता है। अब प्रेसिडेंट रूल क्या है, ये इमरजेंसी चैप्टर में हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे, जो भी इमरजेंसीज होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो सब डिटेल में, यही सेक्शन जो है इसका लास्ट चैप्टर है इमरजेंसी, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर स्टेट फेल होता है कंप्लाई करने से जो भी सेंटर ने रूल बनाए हैं, वही रूल के अगर अगेंस्ट में जाने की कोशिश करता है जो सेंटर स्टेट है वो, तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लागू हो जाता है। अब इसका आर्टिकल क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सेंटर डायरेक्शंस टू द स्टेट, अब यहाँ पर सेंटर जो है वो डायरेक्शंस देता है स्टेट को। तो यहाँ पर सेंटर इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट। अब सेंटर जो है वो एम्पावर्ड है कि अगर स्टेट यहाँ पर कोई चीज़ गलत कर रही है या फिर स्टेट को यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है गाइडेंस की, तो सेंटर जो है वो एम्पावर्ड है कि डायरेक्शन जो है वो सेंटर को स्टेट को देगा। अब किस किस चीज़ में देगा, तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रहेगा, जो भी कम्युनिकेशन करना रहेगा, ठीक है, अब कम्युनिकेशन करना है तो वो चीज़ में यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो दे सकता है। उसके बाद मेजर टू प्रोटेक्ट रेलवे विद इन द स्टेट। अब यहाँ पर जो रेलवेज़ है, रेलवेज़ को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर स्टेट का है। यहाँ पर लेकिन जो सेंटर है उसे डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस तरीके से जो है, इस तरीके से आप डेवलपमेंट कीजिए रेलवे में, या फिर जो भी एक्सीडेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, बहुत सारे अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रेलवे के, तो आप ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर कर आप जो एक्सीडेंट्स है वो प्रिवेंट कर सकते हो। तो इस तरीके की कोई भी डायरेक्शन जो है वो सेंटर दे सकता है स्टेट को। या फिर एडुकेट फैसिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ है मदर टंग में प्राइमरी एज में, अब देखिए कोई भी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करने, उनको नॉलेज मिलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उन्हें एक सीखने की भूख रहनी चाहिए। भूख जो है वो उत्पन्न होना चाहिए। अब वो कैसी होगी, जब उन्हें इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कब आएगा, आप अगर बच्चे को, वो बच्चा घर में हिंदी बोलता है, ठीक है, हिंदी की ही उसे आदत है, लेकिन आप इंग्लिश स्कूल में जाके उसे इंग्लिश में समझा रहे हो सब कुछ, अब वो इंग्लिश में वो समझने की क्षमता ही नहीं रख रहा है, क्योंकि वो घर में तो हिंदी बोलता है। उसका इंटरेस्ट है अगर उसे हिंदी में कुछ नई चीज़ बताई जाए तो उसे समझ में आएगा, लेकिन आप अगर उसे इंग्लिश में बता रहे हो, हिंदी में बता ही नहीं रहे हो, तो फिर वो समझेगा ही नहीं, उसका इंटरेस्ट जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। अब इंटरेस्ट अगर कम हो गया तो यहाँ पर ड्रॉप आउट की जो है वो समस्या शुरू होती है। जो आज का ही जो पेपर है, मतलब कि जो 12 जनवरी 2018, आज ही में राइट टू एजुकेशन के बारे में एक आर्टिकल आया हिंदू पेपर में, आपने पढ़ा ही होगा
तो इसके उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि इतने सारे ड्रॉप आउट जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बढ़ गए हैं जो स्टूडेंट्स है। तो उसका एक ये भी कारण है कि हम जो एक इंटरेस्ट उनमें डेवलप करना चाहिए वो डेवलप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हम उन्हें जो लैंग्वेज में उन्हें समझ में आता है वो लैंग्वेज में समझा ही नहीं रहे। अब यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, बराबर है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें इंग्लिश में इतना अच्छा समझ में नहीं आता होगा जितना हिंदी में समझ में आता होगा। अब यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पर बताना शुरू करूँ तो वो लोग कोई और सोर्स ढूंढ लेंगे कि जहाँ पर हिंदी में समझाया जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश में समझा इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा। तो हम जब यहाँ पर इतने बड़े होने के बाद भी हम जब यहाँ पर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं हमारा इंटरेस्ट किसी और लैंग्वेज में, तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे डेवलप कर पाएंगे। और वो तो सबसे सेंसिटिव स्टेज है, एज है, जिसमें जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेंटर है वो एक एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि प्राइमरी स्टेज पे जो मदर टंग है उसमें उन्हें एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन स्कीम्स फॉर एसटी। अब यहाँ पर जो सर्टन स्कीम्स है उसके लिए भी किस तरीके के स्कीम्स यहाँ पर लाना चाहिए जिससे कि जो कम्युनिटी है उसका डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरीके से जो भी एक स्कीम्स है वो लाने के लिए जो सेंटर है वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को। फिर कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कोऑपरेशन किस तरीके से हो सकता है, तो पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट विथ रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर। यहाँ पर पार्लियामेंट जो है ये प्रोवाइड कर सकता है एडजुडिकेशन। अगर डिस्प्यूट होता है महाराष्ट्र और फॉर से आंध्र प्रदेश, इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी नदी को लेकर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है यहाँ पर वो प्रोवाइड कर सकता है अपना एडजुडिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर। अब इंटरस्टेट रिवर में से अब गोदावरी नदी अगर फ्लो हो रही है, तो गोदावरी नदी जब फ्लो हो रही है तो दो स्टेट में अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि मुझे इतना पानी चाहिए, मुझे इतना पानी चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है मतलब यहाँ पर जो मोदी जी है वो यहाँ पर अपना रूल लेकर आएंगे कि इतना यूज़ करेंगे, इतना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और इस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए वाटर, जो भी नदी है इस तरीके से कंट्रोल करेंगे। मतलब पूरी जो नदी है, नदी का जो फ्लो है ये कौन कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पर मोदी जी ही कंट्रोल करेंगे, बराबर है। मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट ही कंट्रोल करेगा, मतलब यहाँ पर मोदी जी जो है अपने तरीके से यहाँ पर रूल ला सकते हैं। तो यहाँ पर कोऑपरेशन रहेगा सेंटर और स्टेट का, क्योंकि जो दो स्टेट है हमने देखा था कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट अगर सेंटर के पास जाते हैं कि हमारी जो समस्या है ये सॉल्व कीजिए, भले ही वो अगर केस स्टेट लिस्ट में आता है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट एम्पावर होता है कि वो जो स्टेट लिस्ट में मैटर दिया हुआ है वो अप्लाई कर सके, उस पर लॉज जो है वो ला सके, बराबर है। तो यहाँ पर कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस तरीके से अगर दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो लॉ आ सकती है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, उसका यूज़ कैसा होना चाहिए, उसका कंट्रोल कैसा होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोदी जी अपने हिसाब से जो है वो लॉ ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोदी जी बोले मित्रों, गंगा रिवर जो है वो रात 12 बजे से वही राज्यों में से जाएगी जिसमें बीजेपी की सरकार है। तो मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब यह है कि कोई भी यहाँ पर भावुक नहीं होगा। तो यहाँ पर बोलने का मतलब यह है कि जो भी मोदी जी है वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, इस्तेमाल और कंट्रोल करेंगे वाटर को, जो भी इंटरस्टेट रिवर है उस बारे में। अगर यहाँ पर डिस्प्यूट होता है कुछ दो स्टेट के बीच में, प्रेसिडेंट कैन स्टैब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो भी एम्पावर्ड है जो भी इंटरस्टेट काउंसिल यहाँ पर स्टैब्लिश करने के। अब इंटरस्टेट काउंसिल यहाँ पर जब स्टैब्लिश होती है तो यहाँ पर मतलब क्या है, जो भी इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स यहाँ पर होते हैं तो उसका समाधान यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो चीज़ें हमने देखी जिसमें कोऑपरेशन हो सकता है सेंटर और स्टेट का। उसके बाद और क्या हो सकता है, तो फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ सेंटर। अब यहाँ पर जो भी सेंटर है अगर उन्होंने कोई भी पब्लिक एक्ट्स या फिर रिकॉर्ड या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग की है तो यहाँ पर उन्हें फुल क्रेडिट और फेथ उन पर रखना चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर अगर सेंटर ने कोई यहाँ पर पब्लिक एक्ट लेके आ गए, ठीक है, तो उस पर हमें फुल फेथ रखना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि नहीं जो सेंटर कर रही है वो एकदम सही है। मतलब हमें यही बोलना है, वाह मोदी जी वाह। तो इस तरीके से जो भी रिकॉर्ड्स वो करते हैं या फिर जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है ऑफ सेंटर, सेंटर की जो भी चीज़ें होगी उस पर हमने फुल फेथ और फुल क्रेडिट रखना चाहिए जो भी टेरिटरी में वो कर रहे हैं उसके। जैसे कि मोदी ने बोला था मुझे 50 दिन मुझ पर भरोसा करो मित्रों। तो यहाँ पर मतलब इस तरीके का है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा, ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर।
उसके बाद पार्लियामेंट कैन अपॉइंट अथॉरिटी टू कैरी आउट इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब पार्लियामेंट जो है यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कोई भी अथॉरिटी, ठीक है। जो भी इंटरस्टेट ट्रेड होता है, महाराष्ट्र से गुजरात में कोई चीज़ जा रही है, फिर गुजरात से महाराष्ट्र में कोई चीज़ आ रही है, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ जा रही है, तो भी इंटरस्टेट ट्रेड है। यहाँ पर बैरियर्स लगाते हैं जो भी स्टेट्स है वो, तो बैरियर्स लगाते हैं, उस वजह से क्या होता है, जो भी इंटरस्टेट ट्रेड है ये अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो कोई भी अथॉरिटी यहाँ पर ला सकती है, जिससे कि जो भी इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स है ये बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली यहाँ पर हो सके। जैसा कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया गया है कि हमारा जो इंटरस्टेट ट्रेड है ये काफ़ी कम है। तो हमारा इंटरस्टेट ट्रेड कम किस वजह से है, क्योंकि रीज़न्स यही है कि जो भी बैरियर्स है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बैरियर्स है वो हम हटाने का, स्मूथली काम करने के लिए जो भी चीज़ें ला सकते हैं उसके लिए पार्लियामेंट जो है वो अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है। अब यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज है। अब ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हमें पता है कि सेंटर एंड स्टेट हैव सेपरेट पब्लिक सर्विसेज, बराबर है, पब्लिक सर्विसेज। तो उसके लिए ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी है, तो 3 है, IAS, IPS, IFS। IFS जो है ये 1966 में ये ऑल इंडिया सर्विसेज में लाई गई थी। यहाँ पर IAS, IPS, IFS 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। ये ऑक्यूपाई करती है टॉप मोस्ट पोजीशन सेंटर और स्टेट में, रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंटर। अब यहाँ पर भले ही ये स्टेट सर्विस में काम करेगी, लेकिन यहाँ पर रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंटर होता है। और यहाँ पर आर्टिकल 312 जो है ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। अब यहाँ पर जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज अगर नई लानी होगी इन्हें, तो आर्टिकल 312 जो है ये ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को। अब अगर कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विस लाना है तो इसका लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में से किसको अधिकार है, तो राज्यसभा को अधिकार है कि वो अगर कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है, इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल सकती है। यहाँ पर 312 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो क्रिएट कर सकती है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, लेकिन उसका जो इनिशिएशन है ये राज्यसभा कर सकती है। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन। अब पब्लिक सर्विस कमीशन PSC जो भी स्टेट PSCs होती है, या फिर UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो यहाँ पर हम इस बारे में देखते हैं। तो आपको काउंसिल और कमीशन में जो है वो फ़र्क तो पता ही होगा। जो काउंसिल होती है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, और जो कमीशन होता है वो अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं। जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि इलेक्ट किए जाते हैं। तो जहाँ भी आपको काउंसिल दिखेगा वहाँ पर मतलब है कि इलेक्टेड मेंबर्स आए हुए हैं, जहाँ भी कमीशन दिखेगा मतलब है कि वहाँ पर अपॉइंटेड ऑफिसर्स या फिर अपॉइंटेड लोग वहाँ पर आए गए। तो सेंटर एंड स्टेट्स आर चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अपॉइंट कौन करते हैं, तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन रिमूव कौन कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपके स्टेट में PSCs होगी उसमें जो अपॉइंटमेंट है उनकी, मतलब जो आप अंदर आ रहे हो वो तो भले ही एक बार आपको गवर्नर ने ला दिया, लेकिन वो बाहर जो है आप नहीं निकाल सकते हो, बाहर तो उनको प्रेसिडेंट ही निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट कैन स्टैब्लिश जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर कौन ला सकता है, जॉइंट रहेगा, मतलब एक दो से ज़्यादा स्टेट जो है इसके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा। अब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन लाने का अधिकार किसको है, तो पार्लियामेंट को है। अब इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, चेयरमैन बाय प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेंगे विद द, मतलब जो भी गवर्नर है वो स्टेट्स के उनके कंसेंट से। और उसके बाद रिमूवल कौन करेंगे, तो रिमूवल तो ट्रेडिशनल मेथड ही रहेगी, प्रेसिडेंट ही करेंगे। UPSC कैन सर्व द नीड ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है उसकी जो नीड है वो सर्व कर सकती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये तो UPSC के अंडर में ही आएंगे, भले ही वो एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हो, लेकिन फिर भी जो UPSC है वो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, मतलब सर्विलेंस वगैरह तो UPSC यहाँ पर करेगी उनके बीच में। UPSC असिस्ट द स्टेट इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेशन स्कीम ऑफ एनी सर्विसेज इज स्पेशल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर UPSC जो है वो असिस्ट कर सकती है स्टेट को, कोई भी फ्रेम करना है या फिर कोई भी ऑपरेटिंग स्कीम यहाँ पर लाना है जिसमें एक स्पेशल क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो UPSC यहाँ पर असिस्ट कर सकती है। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हम देखते हैं। अब इंटीग्रेटेड मतलब क्या होगा कि इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड में फ़र्क क्या है। इंडिपेंडेंट मतलब है कि अलग अलग सेपरेट बॉडी, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, अपने अपने हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप कोई सोसाइटी में रह रहे हो तो आपका घर, आपके नेबर का घर और उसके नेबर का घर, तो यहाँ पर ये लोग जो है ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, क्योंकि आप अपने घर के रूल अपने हिसाब से ला सकते हो।
बराबर है। जो आपके नेबर है वो अपने हिसाब से रूल जो है वो ला सकते हैं, तो यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हो गई। लेकिन आपके घर में जो मेंबर्स है, आप इंटीग्रेटेड हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई आपके पापा को अगर कोई कुछ चीज़ यहाँ पर लानी है तो ऑब्वियस है वो डिस्कशन करते हैं और आपका भी इन्फ्लुएंस उन पर जाता है। या फिर आपको कोई नई चीज़ लानी है तो आप डिस्कस करते हो आपके फैमिली मेम्बर के साथ। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, उनके भी जो बातें हैं वो आपको इन्फ्लुएंस होती है, उसके हिसाब से आप एक्ट करते हो। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आप इंडिविजुअल बॉडी नहीं हो, यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड हो। बराबर है। मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ में आपको फ़र्क पता चल गया। तो यहाँ पर नो ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, यहाँ पर ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम जो है वहाँ पर अगर इंटीग्रेटेड के हिसाब से देखें तो सबसे पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स आते हैं। अब अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते थे। अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, कोई आपको सज़ा सुनाई गई है, तो यहाँ पर आप कोई और कोर्ट में नहीं जा सकते हो, आपको सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट ने आपको कोई सज़ा सुनाई तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। फिर हाई कोर्ट ने आपको सज़ा सुनाई तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सज़ा सुनाई तो फिर आपको सज़ा जो है वो भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। मतलब जो केस सबॉर्डिनेट कोर्ट ने हैंडल किया है वही केस हाई कोर्ट भी सुन सकता है। जो केस हाई कोर्ट ने सुना, हाई कोर्ट ने डिसीजन जिस पर दिया है वो केस सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है। बराबर है। मतलब जो चीज़ें आपको लानी है वो उस बारे में डिस्कशन आपके पापा भी कर सकते हैं, आपकी मम्मा भी कर सकती है, आपके जो भाई बहन हैं वो भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हर चीज़ जो है वो इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर एक मतलब इंडिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमारी यहाँ पर बनी हुई है। भले ही वो इंडिपेंडेंट भी है, हमारी जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट भी है। अब इसके बारे में डिटेल में हम जब सुप्रीम कोर्ट चैप्टर देखेंगे, हाई कोर्ट चैप्टर देखेंगे, तब हम डिटेल में इस बारे में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इतना ध्यान में रखिए, इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि जो इंटरलिंक्ड है। मतलब जो चीज़ सबॉर्डिनेट कोर्ट हैंडल कर रहा है वो हाई कोर्ट भी देखेगा, उस पर निगरानी रखेगा, सुप्रीम कोर्ट भी रखेगा। ऐसा नहीं है कि तुमको जो करना है तुम करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, इस तरीके की बात नहीं है। उसके जजेज जो है हाई कोर्ट के वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हमें पता है। अब प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेंटर का जो है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। उसके बाद पार्लियामेंट कैन स्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। अब यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट अगर फॉर्म करना है तो यहाँ पर अब कितने टोटल ऐसे जॉइंट हाई कोर्ट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं जो कॉमन हाई कोर्ट्स है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। उसके बाद रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब यहाँ पर हम रिलेशंस देख रहे हैं, बराबर है, सेंटर और स्टेट के। तो यहाँ पर रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी में क्या होता है, तो सेंटर गेट्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टेट्स नॉट सस्पेंडेड। अब यहाँ पर जो भी इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर क्या होता है, हम प्रेसिडेंशियल इसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तब जो स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो सस्पेंड होता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो यहाँ पर सस्पेंड नहीं होता है। सेंटर जो है उसको कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है स्टेट का, लेकिन वो सस्पेंड नहीं होता है नेशनल इमरजेंसी में। अब इस बारे में भी हम डिटेल जब इमरजेंसी चैप्टर देखेंगे तब हम डिटेल में इस बारे में देखेंगे कि क्या क्या किस किस तरीके के इफ़ेक्ट यहाँ पर होते हैं अलग अलग इमरजेंसीज़ में। तो यहाँ पर सस्पेंड नहीं होता है, जो भी रूल है वो चलता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल जब लगता है तो प्रेसिडेंट के पास पूरी तरीके से कंट्रोल आ जाता है जो भी स्टेट है उसका, क्योंकि एक स्टेट में लगता है प्रेसिडेंशियल रूल। यहाँ पर जब प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तो यहाँ पर जो गवर्नर है वो एक्टिव हो जाते हैं, जो भी अथॉरिटीज़ है वो एक्टिव हो जाती है, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में यहाँ पर सेंटर गेट्स कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल मैटर ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैटर रहेंगे, जितने भी फाइनेंशियल मैटर रहेंगे, बजट रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, फाइनेंस बिल रहेगा, इसमें पूरा जो सेंटर है उस पर कंट्रोल आ जाता है, उसका कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए हम रिलेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा दबदबा जो है वो यूनियन का है स्टेट पर। यहाँ पर स्टेट कभी यूनियन पर हावी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यूनियन जो है हर वक्त स्टेट पर हावी रहेगा। बराबर है। नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो पूरा कंट्रोल आ जाएगा, प्रेसिडेंशियल रूल रहेगा तो एक स्टेट पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा जो भी सेंटर है उसका, इसमें तो पूरी सस्पेंड भी हो जाएगी लेजिस्लेचर। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो पूरे फाइनेंशियल मैटर जो है उस पर स्टेट का कंट्रोल आ जाएगा। सैलरीज भी जो है वो भी कर्टेल यहाँ पर की जाएगी। तो नेशनल इमरजेंसी लगी है हमारे, इसमें हमें पता है। उसके बाद अदर प्रोविजंस हम यहाँ पर देखते हैं। अदर प्रोविजंस में आता है विच अनेबल सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब आर्टिकल 355 इम्पोज 2 ड्यूटीज़ ऑन द सेंटर। यहाँ पर आर्टिकल 355 जो है, 355 यहाँ पर 2 ड्यूटीज़ लगाता है सेंटर पर।
टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। बराबर है, मतलब जो भी एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट होगा तो उसमें जो भी सेंटर है उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा स्टेट को, हर एक स्टेट को। अब यहाँ पर हम नेशनल इमरजेंसी से इसे कंपेयर कर सकते हैं, एक्सटर्नल अग्रेशन की बात हो रही है तो बराबर है। टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, यहाँ पर हर एक स्टेट को यहाँ पर प्रिवेंट करना पड़ेगा सेंटर को। गवर्नमेंट ऑफ इन एवरी स्टेट इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब गवर्नमेंट जो है हर एक स्टेट में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरीके से यहाँ पर कैरिड आउट होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर कोई भी स्टेट में गवर्नमेंट जो है, वहाँ की लेजिस्लेचर जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाएगा। बराबर है। उसके बाद विच एनेबल सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एक्ट्स एन एजेंट ऑफ द सेंटर। मतलब यहाँ पर गवर्नर जो है वो अपॉइंट किससे किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बराबर है। अब यहाँ पर अपॉइंट अगर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ पर इन्फ्लुएंस किसका रहने वाला है, इन्फ्लुएंस सेंटर का ही रहने वाला है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है अगर वो अपॉइंट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट पर इन्फ्लुएंस किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। तो यहाँ पर गवर्नर जो अपॉइंट हो रहे हैं उसमें भी इन्फ्लुएंस किसका रहेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। तो यहाँ पर जब प्रेसिडेंशियल रूल लगता है जिसमें प्रेसिडेंट का पूरा जो है अधिकार होता है स्टेट में, लेकिन जो गवर्नर है वो भी एक्टिव होते हैं, वो भी कैरिड आउट करते हैं जो भी वहाँ के जो भी मैटर्स रहेंगे वो, तो उसमें भी दबदबा किसका रहेगा, तो सेंटर का ही रहेगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो भले ही अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन रिमूव किसके द्वारा किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी रिलेशंस है सेंटर और स्टेट के वो हमने देख लिए। लेकिन ये सबसे हमें क्या पता चलता है कि जो स्टेट है वो दबाव में रहता है सेंटर के। मतलब जितनी भी चीज़ें हो, अपॉइंटमेंट से लेकर जितनी भी चीज़ें हो, जितनी भी रिलेशंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो, इसमें भले ही स्टेट को थोड़ा बहुत अपना अधिकार मिला हो, लेकिन यहाँ पर पूरा जो दबदबा है वो सेंटर का ही होता है। तो यहाँ पर हमने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है वो देख लिए हैं। अब इसके बाद लास्ट हम फाइनल पार्ट में इसका फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन्हें इस वीडियोस के बारे में बताइए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुँचे और सिर्फ पैसों की वजह से या फिर कोचिंग क्लासेस न लगाने की वजह से अपनी जो ड्रीम है वो सेक्रीफाइस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।